Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 2.1 chapter name principle of management nature and significance topic principles of management मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में हम रीड कर रहे थे। 6 प्रिंसिपल हम रीड कर चुके हैं। 7th प्रिंसिपल हमारा होता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों का पारिश्रमिक। फियोल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स में 7th प्रिंसिपल हमारा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो फियोल क्या कहते हैं कि संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, उचित फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। उचित रेम्यूनरेशन विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड ऑफ लेबर, एबिलिटी। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर जो है फेयर रेम्यूनरेशन जो है डिपेंड करता है। तो फियोल ये मानते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अभिप्रेरित करने के लिए हमें फेयर रेम्यूनरेशन के साथ साथ मौद्रिक और अमौद्रिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को बिना मांगे ही उनके रेम्यूनरेशन में इंक्रीज प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और संस्था के लिए पूरा मन लगाकर काम करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, फेयर। इसके हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट भी होते हैं। जैसे अगर फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो कर्मचारियों के प्रोत्साहन और संतुष्टि में वृद्धि होगी, समर्पण भावना से वो काम करेंगे, लेबर टर्नओवर रेट में कमी आएगी। और वायोलेटिंग इफेक्ट क्या है, प्रोत्साहन में कमी और असंतुष्टि में वृद्धि, बेईमानी को भी बढ़ावा मिल सकता है, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि हो सकती है अगर हम फेयर रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। 8th प्रिंसिपल होता है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण। फियोल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ही तो पूर्ण केंद्रीयकरण होना चाहिए और ना ही पूर्ण विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। केंद्रीयकरण क्या होता है कि हर डेली यूज़ के निर्णय भी जो है मैनेजर अपने पास ही केंद्रित करके रखे, दूसरे एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार ही ना दे कि वो डेली कामों से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि हर प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार जो है एम्प्लॉयज़ को मैनेजर द्वारा सौंप दिया जाता है। तो फियोल क्या कहते हैं कि हमें जो है इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, जैसे कि महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के अधिकार जो हमारे टॉप लेवल के अथॉरिटी होते हैं उन्हें अपने पास रखने चाहिए, जबकि दैनिक व कम महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का अधिकार हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, पॉलिसियाँ बनानी हैं या बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, इन सभी से रिलेटेड डिसीजन जो है मैनेजर जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। दूसरी वजह जैसे कि कच्चा माल क्रय करना, कर्मचारियों को छुट्टी देना, ये जो है डेली के हमारे डिसीजन होते हैं, इन्हें जो है हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देना चाहिए। इसके भी हमारे पास पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट होते हैं। अधिकारियों के कार्यभार में कमी होती है, बेहतर एवं शीघ्र निर्णय हम ले सकते हैं, अधीनस्थों के प्रोत्साहन में वृद्धि होती है। अगर हम अच्छी तरह से केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण नहीं करेंगे, यानी कि पूर्ण केंद्रीयकरण करेंगे तो अधिकारियों और पूर्ण विकेंद्रीयकरण करेंगे तो अधीनस्थों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि होगी। पूर्ण केंद्रीयकरण में अधिकारियों द्वारा उतावले व गलत निर्णय लिए जाएंगे, पूर्ण विकेंद्रीयकरण में अधीनस्थों द्वारा कमजोर निर्णय लिए जाएंगे। पूर्ण केंद्रीयकरण से अधीनस्थों के प्रोत्साहन में क्या होती है, कमी होती है। अगला हमारे पास स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला क्या होती है, इसका प्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है, यानी कि जो सबसे टॉप लेवल का अधिकारी है और जो सबसे नीचे तक का अधिकारी है वहाँ तक ये सोपान श्रृंखला के एक चेन के रूप में चलती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। फियोल का ओपिनियन, फियोल का विचार क्या है, फियोल कहते हैं कि हमें सोपान श्रृंखला का सख्ती से पालन करना चाहिए, यानी कि संदेशवान क्या ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सीधी लाइन में चलना चाहिए। फियोल की सीढ़ी, फियोल ने सोपान श्रृंखला को इस प्रकार से समझाया है कि जैसे कि एक ये हमारा टॉप लेवल की अथॉरिटी है, इसके नीचे जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं जैसे ABCDEF, और इस साइड हमारे पास काम कर रहे हैं LMNOP, ये सभी क्या, अगर A
जी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन बी सी डी ई एफ के माध्यम से होकर जी तक पहुंचेगी। ठीक है, इस प्रकार अगर एक क्यू तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है तो ये एल एम एन ओ पी के माध्यम से क्यू तक पहुंचेगी। इसी प्रकार अगर जी को ए से कोई बात करनी है तो वो इनके माध्यम से करेगा, क्यू को ए से करने तो इनके माध्यम से करेगा। यानी कि अपने से ऊपर जितने भी अथॉरिटी है सब से इन्फॉर्मेशन होके पहुंचेगी। इस प्रकार ऊपर से अगर नीचे भेजनी है तो जितने भी अधिकारी बीच में आएंगे उन सभी के माध्यम से होकर हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। लेकिन इसका एक अपवाद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, समतल संपर्क। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी हो, आपातकाल की स्थिति हो, उसमें जो अधिकारी है, जिस अधिकारी को हमें सूचना पहुंचानी है, संदेश पहुंचाना है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ये स्थिति जो है हम कब यूज़ करते हैं, जब ओनली इमरजेंसी टाइम हो, संदेशवान को जल्दी से जल्दी पहुंचाना हो। वरना जो है फ्यूल के अकॉर्डिंग संदेशवान कहाँ से होगा, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक। आगे हमारे पास है ऑर्डर, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। ऑर्डर का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए और इसी प्रकार सही व्यक्ति सही कार्य पर लगाना चाहिए। यानी कि हर चीज़ क्या है, अपने स्थान पर होनी चाहिए, हर व्यक्ति अपने स्थान पर और सही कार्य पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी को ये पता होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर जो विभिन्न प्रकार के टूल कहाँ उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ने पर सुपरवाइज़र जो है उन्हें कहाँ मिलेगा। टूल बॉक्स और पर्यवेक्षक का स्थान निश्चित होना, यानी कि इनका ये स्थान निश्चित होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब एम्प्लॉय को इनकी ज़रूरत है तो ये अपने स्थान पर होने भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑर्डर का सिद्धांत जो है हमें पालन करना चाहिए। सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए और सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। अगला है हमारे पास इक्विटी, यानी कि समता। इक्विटी का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ के साथ में जो है समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम समान व्यवहार करेंगे तो एम्प्लॉयज़ अपने पूरे समर्पण से संस्था के प्रति काम करेंगे। लेकिन अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा जो है अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो कामचोर नेचर का है, तो उन दोनों के साथ में हमें डिफरेंट बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो टेलर है उन्होंने क्या सुझाई थी, हमें विविधात्मक पारिश्रमिक पद्धति, डिफरेंशियल रेम्युनरेशन मेथड दिखाया था। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट तैयार कर रहा है और एक दूसरा श्रमिक है जो ओनली 8 यूनिट तैयार कर रहा है और दोनों को इक्वल अगर हम वेजेस दे रहे हैं तो ये इक्विटी नहीं कहलाएगी। जो 10 इकाइयाँ तैयार कर रहा है उसको हमें हाई रेट से मजदूरी देनी चाहिए, जो कम तैयार कर रहा है उसको हमें कम वेजेस देनी चाहिए, इनकी कम रेट से मजदूरी देनी चाहिए। तब उन दोनों के बीच में क्या आएगी, इक्विटी आएगी। अगर एक काम ज़्यादा कर रहा है दूसरा कम कर रहा है फिर भी हम उन्हें सेम वेजेस दे रहे हैं तो ये इक्विटी नहीं होगी। इससे जो अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय है वो क्या होता है, फिर डीमोटिवेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पहल क्षमता। पहल क्षमता का अभिप्राय होता है कि एम्प्लॉयज़ में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पहल भावना होनी चाहिए। पहल भावना कब होएगी, जब जो है प्रबंधक सभी एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर के चलेगा, वो जो भी सजेशन देते हैं, जो भी सुझाव देते हैं उनको स्वीकार करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल्समैन है उसको नई विज्ञापन विधि वो लागू करने के बारे में कह रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय नया मेथड सुझाता है और सेल्समैन जो है उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देता है, इससे क्या होएगा, जिस व्यक्ति ने सुझाव दिया था बिक्री को बढ़ाने का, उसमें जो पहल भावना थी उसको उसके द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट टाइम जब भी सुझाव मांगा जाएगा तो वो जो है कोई भी सुझाव नहीं देगा, क्योंकि उसने जो विचार दिया था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पहल क्षमता का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ में हमें पहल भावना का विकास करना चाहिए ताकि वो अपने विचार जो है खुले मन से स्पष्ट कर सकें। हमें अपने एम्प्लॉयज़ के विचारों को सुनना अवश्य चाहिए। उनके विचारों को हमें मानना है या नहीं मानना है वो हमें बाद में देखना है, लेकिन हमें उनके विचारों को जो है स्वागत करना चाहिए ताकि वो बार बार नए मेथड्स हमें सजेस्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि सहयोग की भावना। ये सिद्धांत हमें कहता है कि मैनेजर को जो है टीम भावना के रूप में काम करना चाहिए।
जब भी मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बातचीत करता है तो उसे मैं वर्ड के स्थान पर किस वर्ड का प्रयोग करना चाहिए? हम वर्ड का। आई के स्थान पे वी का प्रयोग करना चाहिए। कि हमेशा जो प्रबंधक है उसको अपने सबॉर्डिनेट के सामने ये कहना चाहिए हम ये काम करेंगे, न कि मैं यह काम करूँगा। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट पैदा होती है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? टीम भावना में काम करने की प्रेरणा मिलती है, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी होती है, मधुर संबंध बनते हैं। किसमें? एम्प्लॉयज़ में और मैनेजमेंट में। वायलेटिंग इफेक्ट, अगर मैनेजर जो है मैं वर्ड का प्रयोग ज़्यादा करेगा तो टीम भावना का हनन होएगा, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई होगी और संबंधों में कड़वाहट होगी। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स जो कि हेनरी फेयोल द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। प्रबंध के ये 14 सिद्धांत आपको अच्छे से रीड करने हैं, अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है और अच्छे से फेयर नोटबुक में राइट करना है विद डेफिनेशन, विद पॉजिटिव इफेक्ट एंड वायोलेटिंग इफेक्ट। थैंक्स।